नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आज की मुलाकात कुछ खास है क्योंकि आज हमारे बीच भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। इन्होंने कोरिया जिले के अंतिम छोर में बसे रतनपुर में निवास करने वाले एक किसान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी एक चुनौती भरा काम है, वो भी इस दौर में जब कृषि बिल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान हैं, किसान सड़कों पर उतरे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी इस बात को लेकर कांग्रेस समर्थन कर रही है, किसानों के पक्ष में आने की बात कर रही है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार कृषि बिल को लेकर आश्वस्त है। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल जी से। आइए मिलते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जी आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और किसानों के संघर्ष को लेकर आपको आगे बढ़ना है। किसानों को क्या सुविधाएं केंद्र सरकार दे रही है, इस विषय को लेकर आपको आगे बढ़ना है और किसानों के आय को आपको बढ़ाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार और डीडी समाचार स्टूडियो में आज आया हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी हमारे नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं छोटा सा एक गांव का रहने वाला एक किसान परिवार में पैदा होकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की किसान मोर्चा की जिम्मेदारी मुझे सौंपा है। इसके लिए हृदय से आभार करता हूं। और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से हमारे देश में अन्य राज्य हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान आज नहीं, सदियों पुराने से धान के कटोरे के रूप में रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कहने से ये किसान की जो आकृति मन में उकेरता है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग किसान होंगे। और किसान जो आज चारों तरफ से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से किसान की जो दयनीय स्थिति है, आज उनके बेचे हुए धान की दाम नहीं मिल रहा है। गांजा भांग जैसा जांच होता है, खेतों में जांच हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। तो आज इस परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश ने जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मेरी जिम्मेदारी निश्चित ही कई गुना बढ़ गई है। और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और प्रदेश सरकार जो किसानों की कई योजनाओं को बंद कर दी है, तो इसके लिए हम लड़ाई सड़कों पर भी लड़ेंगे और किसानों के कंधे से कंधे मिलाकर जो भी बातें और समस्याएं किसानों की आएंगी उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठन के माध्यम से मिलकर हम लोग हल करेंगे। जैसे नियुक्ति से ठीक पूर्व आपने कृषि के बारे में बिल को लेकर आपने काफी कुछ कहा था, क्या है उस बिल में और किस तरह से वो फायदेमंद साबित होगा? देखिए, कृषि बिल जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाया है, उसके बारे में दो तीन चीजें उससे पूर्व आपको बताना चाहूंगा कि ये भारत भूमि ही सदैव से कृषि भूमि रही है। इसको आज से लगभग 500 साल पहले की हम पीछे स्थिति में जाएंगे तो 15वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत विश्व में सबसे अग्रणी स्थान रखता था कृषि के दम पर। उस समय अन्य कोई साधन, बड़ी उद्योग नहीं थे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन केवल किसानों और अन्नदाताओं के ही दम पर भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और पूरे विश्व के जीडीपी का 23% जीडीपी अकेले भारत का होता था, बाकी 77% में पूरे विश्व के लोग होते थे। कल्पना कीजिए कितना बड़ा उस समय किसानी का महत्व था। आजादी के बाद भी हम ले लें बातचीत, जब देश आजाद हुआ तो 50 के दशक में
सन 1950 का जो देश का आंकड़ा है उठा के आप देख सकते हैं, उसमें जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो किसी भी देश का उसका आर्थिक स्थिति का एक इंडेक्स सूचकांक होता है, 53% 1950 में केवल कृषि का हिस्सा होता था। 2014 में सर्वे में अभी घटकर मात्र 14% रह गया। अभी मोदी जी के कार्यकाल में उनके नीतियों के वजह से किसानों को जो सहूलियतें दे रहे हैं, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे मृदा परीक्षण हो, चाहे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो 0% में किसानों को ऋण देने की बात हो, तो इस प्रकार के किसानों को हजारों हजार पंप कनेक्शन बिना बिजली के दर पर, तो इन सब बातों को लेकर भारत का जीडीपी 2-3% कृषि के क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आज किसान के पास कई समस्याएं हैं। एक तो किसान फसल बोने से पहले ही जंग हार जाता है। कभी कभी जब मानसून लेट से आता है, बुआई नहीं हो पाता है, तो किसान बुआई से पहले ही अपना सर्वस्व जो है उसका चला जाता है। मान लीजिए बुआई कर लिए, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, कीड़े लग गए, तो उस स्थिति में भी किसान खर्च करने के बाद भी ठगा सा महसूस रह जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाया कि किसानों का जितना लागत होता है उसके अनुरूप बीमा सरकार कराएगी और सरकार उसमें से 75% राशि स्वयं वहन करके मात्र 25% किसान का उसमें बीमा राशि लगता है, और उसको आज भी वो योजना चालू है। इससे कई किसानों का जब जब फसल नष्ट हुआ है काम हुआ है, लेकिन इतना किसानों के लिए नाकाफी था। उन्होंने 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश लाए। अध्यादेश का अर्थ होता है कि कोई भी नियम देश के लिए या राज्य के लिए यदि बहुत आवश्यक हो और विधानसभा या लोकसभा नहीं चल रहे हो, उस स्थिति में सरकार को यदि कोई नियम कानून लाना होता है तो 6 महीने के लिए सरकार ला सकती है। कांग्रेस भी इसी बात का विरोध कर रहा है कि अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी, उस पर चर्चा कराया जा सकता था, इस मुद्दे को और बढ़ाया जा सकता, ऐसी क्या आवश्यकता है अचानक अध्यादेश? मैं उसी पर आ रहा हूं। तो उन्होंने अध्यादेश लाया था और बिल को भी पास कराया। तो अब देखिए 5 जून 2020 वही के वही चीजें, अभी वो जो 3 उन्होंने बिल जो पास कराए हैं उसको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने उसको विस्तार से पूछा है। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि 5 जून से लेकर अभी तक का समय कितना हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने से क्या कांग्रेस वाले सो रहे थे? क्या विपक्षी दल इस बात को उसमें नहीं जान रहे थे? क्या इनको एहसास नहीं था तक कि कृषि बिल जो है किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जानते हैं कि ये बिल जब आ जाएगी और इनके ही और पूरे देश में जो मोटे मोटे जो बीच का कमीशन खाने वाले किसानों से मंडी टैक्स के नाम पे 2.5% से लेके 8.5% तक, पंजाब जैसे राज्य में 8.5% मंडी टैक्स लिया जाता है किसानों से, महाराष्ट्र में 4.5% लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5% मंडी टैक्स है। ये सब धंधा बंद हो जाएगा और किसान जो है अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, किसान भारतवर्ष का सबल हो जाएगा। ये देखकर ये जो है केवल और केवल विरोध करना है, इसलिए जो है इस प्रकार के ये पूरे देश में विरोध का एक माहौल बना रहे हैं। जो किसान अभी छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ में खैर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अदर प्रांत है जैसे आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ के जो किसान रोड में उतर रहे हैं उसकी क्या वजह है? कांग्रेस जरूर उनके साथ है, लेकिन आपकी भाषा में हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो रोड पे क्यों उतर रहे हैं? क्या वो किसान नहीं है या कांग्रेसी किसान है? देखिए 2 बातें हैं। या तो जो सड़कों में उतर के हड़ताल कर रहे हैं, ट्रैक्टरों को जला रहे हैं, जिस ट्रैक्टर को हम अपना कृषि यंत्र मानते हैं, जिस हल की पूजा करते थे, आज हल का स्वरूप ट्रैक्टर ले लिया है, उस ट्रैक्टर को किसान कभी नहीं जलाएगा। पहला चीज तो अपनी लक्ष्मी को कोई नहीं जलाएगा। और या तो ऐसे लोग हैं जो केवल राजनीतिक अफवाह फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मैं भाड़े के लोग भी कह सकता हूं, या तो दूसरे ऐसे लोग हैं जो विपक्षी पार्टियां किसानों के हित ना चाहकर उनको गलत तरीके से उनके बीच में व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारा विरोध है
उन दो वजह से है। जो विरोध कर रहे हैं या तो किसान नहीं है, या तो किसान है तो उनको जानकारी नहीं है। ये 3 बिल क्या है? पहला तो है जो भारत वर्ष में मंडी अधिनियम, जिसको मैंने शुरू से बताया 2.5% से 8.5% तक का जो मंडी टैक्स है, और बेचने का जो एरिया है, जिसको किसान अपने उपज को अभी की स्थिति में अपने मंडी क्षेत्र में ही बेच सकता है। इस अधिनियम का नाम है कृषक उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। तो आज जो चिरमिरी का किसान है या बिलासपुर का किसान है या रायपुर का किसान है, वो केवल अपने मंडी क्षेत्र में ही बेच सकता है, और दूसरे मंडी क्षेत्र में बेचेगा तो उसको राज्य सरकार अवैध मानते हुए 5 गुना मंडी टैक्स उस पर फाइन करेगी, या उसको राजसात भी कर सकती है। इस प्रकार की घटना पिछले समय में किसानों के हजारों हजार कुंटल धान जो है जब्ती किए गए। और यदि इस नियम के तहत नियम पास तो हो गया है किसानों के लिए, तो अपना माल चाहे महाराष्ट्र ले जाए छत्तीसगढ़ से, चाहे गुजरात ले जाए, चाहे बिहार ले जाए, उसको कहीं पे देश में कोई रोक टोक नहीं है। 1 नेशन 1 मार्केट की जो मोदी जी ने अवधारणा और एक परिभाषा दी थी, वो फलीभूत हो रहा है। दूसरा, जो किसानों के लिए एक बड़ा होता है ये मंडी, और मंडी में MSP रेट पर बेचा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार का निर्धारित मूल्य है, जिसको कांग्रेस एक बड़ी व्याख्या करके बोल रही है कि MSP समाप्त कर रहे हैं मोदी जी। तो मैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश में बताना चाहूंगा कि पिछले साल 42,90,000 मेट्रिक टन धान का खरीदी केंद्र सरकार सेंट्रल फूड पूल के माध्यम से की थी। अभी की स्थिति में उन्होंने 40% बढ़ा दिया और 60 लाख मेट्रिक टन जो है धान की खरीदी के इस साल MSP में ही लक्ष्य दिया है, जो केंद्र सरकार का घोषित रेट है उस रेट पर लेने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी तक बोल रही कि सरकार MSP के रेट में धान नहीं खरीद रही है, और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 9,000 करोड़ रुपए कल जो है केंद्र सरकार इनको जारी कर दी है। ये जनता को इनको बताना चाहिए कि मोदी जी धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपए 60 लाख मेट्रिक टन की खरीदी के लिए जारी कर दिए हैं। इनका दोहरा मापदंड है, ये खुद धान खरीदना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ की सरकार 25 रुपया का वादा करके गंगा जल लेके कसम खाई थी, 25 रुपया धान पिछले साल नहीं खरीद पाई। सैकड़ों हजारों किसानों के धान खरीदी केंद्रों से वापस चले गए, और जिनके धान खरीदे गए हैं उनको किस्त किस्त करके 25 रुपया दाम पहुंचाया जा रहा है, और अभी तक 2 किस्त अभी ये नहीं दे पाए हैं। मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इनकी कोई मंशा धान खरीदी की है। ये सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक नकारात्मक माहौल बनाया जाए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ऋण माफी योजना एक लेके आने की बात थी बहुत बड़ा, उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, अभी तो कांग्रेस सरकार को केवल गोबर की राजनीति करने से फुर्सत है नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग ये सोचकर अभी तक के इतिहास का सर्वाधिक एक तरफा वोट जो है, जहां 90 सीटों में 68 सीट जीतकर कांग्रेस सरकार आ रही है, जनता ने इन पर भरोसा जताया। ये गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाए कि हम जो है अपने वादा पूरा करेंगे। आज आप देखिए कि जिसको गंगा जल लेकर एक कसम खाए कि हम वादा पूरा करेंगे, 25 रुपया धान खरीदेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपया मानदेय करेंगे, शिक्षा कर्मियों को और जितने संविदा कर्मी हैं उनको रेगुलर करेंगे, इस प्रकार समूह का कर्जा माफ करेंगे। ये बड़े बड़े वादा उन्होंने किए, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि भूपेश बघेल जी की सरकार जो है किसानों का ऋण माफ कर पाएगी। ये कभी माफ नहीं करेगी। ये तो किसान का शोषण करने वाली सरकार है। यदि इनमें किसानों के प्रति उदारता है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई चाहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिस प्रकार मोदी जी ने 40% धान का खरीदी बढ़ा दिया, आप भी 15 कुंटल से 40% 21 कुंटल खरीदी कीजिए, और 21 कुंटल खरीदी का हम मांग भी रखते हैं। नई खरीदी की सरकार तो हम पूरे प्रदेश व्यापी किसानों के साथ अपनी मांग को पूरा करवाएंगे।
सड़कों में आएंगे, धरना देंगे। तो ये कांग्रेस की सरकार ये नहीं पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ के दो संभाग बस्तर और सरगुजा, यहाँ की अपनी एक अलग ही समस्याएं हैं किसानों का, उनको लेके आपका कोई मास्टर प्लान? देखिए, सरगुजा और बस्तर ये दोनों छत्तीसगढ़ का एक मुकुट है और एक उसकी शोभा है। बस्तर क्षेत्र में लगभग 90% किसान निवास करते हैं और सरगुजा क्षेत्र में भी 90% किसान निवास करते हैं। यहाँ के किसानों के साथ जो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार जो वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसान थे, उनको आदिवासी और गैर आदिवासी सभी को, जो 2005 से पहले के काबिज था उनका, ऐसे सभी किसानों को हम वनाधिकार पट्टा दे रहे थे। उसके साथ उनका समतलीकरण कर रहे थे, उनकी धान उसी में खरीदी कर रहे थे। तो उसको अभी कांग्रेस की सरकार आई है तो बंद कर दी है। तो उसमें तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि उन किसानों को पट्टा वितरण हो जाए। साथ ही जो उनके खेतों का समतलीकरण है, कुआं निर्माण है, सिंचाई के लिए जो जगह जगह सौर ऊर्जा लगाने का हमारा जो सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में क्रेडा के तहत प्रोग्राम था, ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए हम राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और इसके लिए चाहे केंद्र सरकार से मदद लेना पड़े, हम ये हमारा प्रमुख मास्टर प्लान सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के किसानों के लिए है। देखा ये जाता है कि किसान अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उसी का नतीजा होता है कि कई बार वो अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी विपक्ष के नेताओं का सहारा लेते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उनकी योजनाएं जो हैं उस रूप में मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं जो उनके लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार का भी कृषि बिल की जो बात है ये किसानों के लिए हितकर है, लेकिन किसान उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, छत्तीसगढ़ के किसानों को आप कैसे समझाएंगे और जिले स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपके किसान मोर्चा के लोग हैं, उनको आप कैसे टेकल करेंगे, कैसे बताएंगे कि किसान के लिए हितकर है? क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, मैं भी छत्तीसगढ़ की माटी में पैदा हुआ एक किसान पुत्र हूँ और इस माटी के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का किसान उतना भोला भी नहीं है जितना कांग्रेस समझती है, अपना अच्छा बुरा समझती है। और छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को भली भांति समझ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्द ही उनको समझ में आएगा। इसके लिए हमारा मास्टर प्लान ये है कि हम गांव-गांव में जाकर हमारे किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई स्तर तक का, जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से जो सरकार का जो मोदी जी ने 3 किसानों के लिए जो बिल लाए हैं, उन बिलों की व्याख्या और उसमें विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सारा चीज को हम गांव में ले जाकर घर घर तक पहुंचाएंगे और छोटी छोटी सभाओं करके। और जो किसान नेता हैं, जो समाज में प्रभाव रखते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, और गांव में नहीं शहरी क्षेत्रों में भी इस बात के लिए हम सभी लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे हम डिबेट करेंगे। जिस प्रकार से भी आपके यहाँ चर्चा हो रही है, ये छोटा छोटा चौपाल बनाकर पूरे प्रदेश में हम चर्चा करेंगे और लोगों से हम अपील करेंगे कि आप इसमें जो आपके मन में शंका या भ्रांति है उसको आप सामने रखिए और चर्चा करके उनको असली और हकीकत चीज बताया जाएगा ताकि किसानों को एक असली आजादी मिल सके। जनपद उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कड़ी मेहनत है, आपकी मेहनत का नतीजा है कि आप वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच आने वाले चुनाव में क्या हम संसदीय सीट देख सकते हैं? देखिए, चूंकि नेतृत्व प्रदेश का मिल चुका है। देखिए, ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा को पार्टी टिकट भी नहीं देती है। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की चिंता हमको करना है, सेवा भाव करते हुए चरैवेति के सिद्धांत पर धीरे धीरे चलते हुए पार्टी जहां भी जिस स्तर में भी जब भी अपनी उपयोगिता महसूस करेगी वो अपना तय करेगी और उसके लिए एक सिपाही के रूप में मैं हमेशा पार्टी
के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डीडी समाचार के दर्शकों को और डीडी समाचार के जो दर्शक हैं, जो किसान हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपकी बातों को समझें और इस बिल के समर्थन में? आपके डीडी समाचार चैनल के माध्यम से मेरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के किसानों से और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मेरा ये अपील और निवेदन है कि कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक प्रचार में न फंसें। किसानों के हित में आप सब लोग उसका चिंतन करें, पूरे बिल का अध्ययन करें। यूट्यूब में आज घर घर में मोबाइल है, यूट्यूब में बिल के बारे में पूरा विस्तार से मिल जाएगा। हम लोग पॉम्पलेट बांटने वाले हैं, उसके माध्यम से भी मिल जाएगा। और सारांश ये है, 3 बिल को मैं 3 मिनट में संक्षिप्त में बता रहा हूं कि पहला तो है, किसान अपना माल कहीं भी भारत के किसी कोने में बेच सकता है, बिना रोक के, बिना टोक के, बिना कोई टैक्स के। ये है पहला। और उसी में जुड़ा हुआ है, सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सरकार का निर्धारित दर है, उसके माध्यम से किसान को छूट होगी कि अपना माल यदि सरकार ले रहा है उस रेट में सरकार को दे, उससे ऊपर कोई लेता है तो बाहर भी बेच सकता है। दूसरा चीज यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है। देखिए, इसको गलत तरीके से कांग्रेस ने पेश कर दिया कि किसान जो है मजदूर हो जाएंगे, बड़े बड़े कंपनियां ठेकेदार बनकर किसान की खेती करेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें किसान को सशक्त करने के लिए किसानों का कृषक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ये बिल है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परिभाषा है, आप देखे होंगे कि यूपी में सैकड़ों का सैकड़ों एकड़ दे देते हैं, अपना अमरूद का बगीचा ठेके में दे दिए, आम का दे दिए। लेकिन जब ठेका होता है तो यो बौर लगने से पहले आम का हो जाता है कि 100 एकड़ का खेती या 10 एकड़ की खेती हम 2 लाख में या 3 लाख में दे दिए। वो किसान का एग्रीमेंट हो गया, उसको एडवांस मिल गया। इसके बाद चाहे फसल नष्ट हो जाए, चाहे जितना भी हो, जो रेट में बिके, वो ठेकेदार की जवाबदारी है, उसको शुद्ध पैसा मिल गया। दूसरा बिल में ही ये है कि ये अफवाहें फैला रहे हैं कि किसान का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो है, अगर ठेकेदार नट गया तो अभी की स्थिति में जो ठेकेदार है एग्रीमेंट करके नट जाता है। लेकिन इसके लिए कठोर कानून बना है। यदि वो वादा खिलाफी करेगा किसान के साथ, वो चीटिंग करेगा, तो उसको सजा का भी प्रावधान इस बिल में है, किसानों के हित में है। तीसरा है, इसी एक्ट आपने सुना होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम। जब मन तब जो है ये घर की खेती फूड डिपार्टमेंट का होता है और वो छापा मारते हैं और किसी व्यापारी को, किसान को सीमा से अधिक माल रखने में अंदर कर देते हैं। तो ये इसी एक्ट बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। उस समय पूरे देश में अनाज का उत्पादन होता था 3.5 करोड़ मीट्रिक टन, पूरे सभी अनाज मिलाकर। अभी देश का उत्पादन है 17.5 करोड़ मीट्रिक टन। तो देखिए 5 गुना से ऊपर जो है वृद्धि हो गई। तो जैसे पहले था 500 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, तो आज तो बम्पर फसल है ना, तो उसमें काहे इसी एक्ट। आलू आप देखते होंगे, उसमें भी इसी एक्ट है। प्याज में है तो आज इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि आप पेपर में पढ़ते होंगे और चैनल में कि किसान सड़कों में फेंक दिया आलू। तो अब जो है ये इस बात का आजादी है कि किसान अपने दाम नहीं मिलने पर वो स्टॉक करके रख सकता है। कोई दूसरा व्यापारी भी जिसके पास, जो भारत का नागरिक हो और जिसके पास पैन कार्ड हो, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे किराना व्यापारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे नौकरी वाला हो, वो माल रख सकता है किसान को उपज का, और जब समय आने पर बेच सकता है। इससे माल की बर्बादी भी नहीं होगी और किसी प्रकार का कानूनी पचड़ा नहीं रहेगा। ये 3 बिल को मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। और कांग्रेस जानती है कि जिस दिन ये बिल इम्प्लीमेंट होकर किसानों के हित में काम करना चालू होगा, कांग्रेस निस्ते नाबूद हो जाएगा और किसान कांग्रेस को हमेशा के लिए देश से बाहर कर देंगे। इस बात की चिंता कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को सता रही है। दूसरा एक चीज आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एनडीए का घटक दल जी, जो आज 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी रहा है जी, अकाली दल बादल जी, उनके कोटे का मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा कर दी। तो ये बताने वाला चीज है कि आपने नेट में सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पंजाब और हरियाणा के पूरे मंडियों में सुखबीर एग्रो करके एक मंडी का काम करते हैं और इनको 2.5% इनका कमीशन फिक्स है। जब तक सुखबीर एग्रो का ठप्पा ना लग जाए तब तक पंजाब हरियाणा में
FCI तक माल नहीं देती है, तो उनका सालाना आय जो है 8,000 करोड़ का है। इस बिल के पास हो जाने से वो साफ हो जाएंगे, 1 रुपया उनको कमीशन नहीं मिलना है। इसलिए सुखबीर बादल ने हरसिमरत कौर को इस्तीफा देने को कहा और अकाली दल जो है आज NDA घटक से बाहर हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप नेट में भी देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, उन अपने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनका कृषि का इनकम प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का है। सिर्फ इसी बात का इनकम है कि ये किसानों का जो मिर्च है, अंगूर है, प्याज है, इन सब फसलों को जो है मंडी के माध्यम से क्रय विक्रय और स्टॉक करने के काम करते हैं और उसी के दम पे जो है इनका 10,000 करोड़ का इनकम है। तो आज इतनी बड़ी राशि का नुकसान हो रहा है, तो ये जो है किसानों को भड़काकर उनको गलत व्याख्या करके ये चाहते हैं कि ये बिल किसी प्रकार से वापस हो जाए। और आप जानते हैं कि मोदी जी नोटबंदी जैसे फैसले भी वापस नहीं लिए, उन्होंने नोटबंदी किया और भ्रष्ट लोगों की कमर तोड़ दी। उसी प्रकार से किसान का बीच में जो खून पसीने का कमाई है, जो 2.5% से लेकर 8.5% तक है, औने पौने दाम में किसानों का जो माल बिक जाता है, उसको रोकने के लिए बिल लाया गया है। और किसान जिस दिन अपना ये तीनों बिल के माध्यम से अपना माल बेचने लगेगा, खुशहाल हो जाएगा, फिर से विश्व गुरु भारत बनेगा और विश्व में किसानी के दम पर ही भारत जो है पूरे सोने की चिड़िया का जो तमगा है फिर से वापस लाएगा। चलिए, डीडी समाचार भी यही चाहता है कि आपकी मंशा और पार्टी का जो आपके दायित्व मिला है उसको भरपूर आप निभाएं और उस जिम्मेदारियों को पूरी बखूबी तरीके से आप रख सकें, किसानों का हित को आगे लेके जा सके, ताकि किसान भी आपके साथ जुड़ के प्रदेश स्तर में अपना नाम कमाए और अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डीडी समाचार में समय देने के लिए। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।